Hello everyone, welcome to Parvez Sir classes. Today we will talk about election and representative. तो ये पोल साइंस का फर्स्ट बुक का कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व यानी चुनाव। फर्स्ट हम जानते हैं चुनाव होते क्या है। जैसे कि चुनाव यानी कि चुनना, यानी कि चॉइस, यानी कि पसंद, यानी कि पसंद हो गया ये तो हमारी। और प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का मतलब है हमारे यहाँ पे विकल्प जिससे हम चुनेंगे। अब ये पसंद और विकल्प समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लो स्टूडेंट मान लेते हैं क्लासरूम में, ये क्लासरूम है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब हमें इन स्टूडेंट्स में से मॉनिटर चूज करना है। मॉनिटर कौन होता है? जो बेस्ट हो, जिसके अंदर क्वालिटी हो, कैपेसिटी हो, क्या करने के लिए? क्लास को हैंडल करने के लिए। तो हमें क्या चुनना है? एक मॉनिटर। अब यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी बच्चे बहुत सारे हैं, तो कैसे चूज करें? पहले वोटिंग होगी कि 4 बच्चे निकालना कि कौन बेस्ट है। मान लो 4 स्टूडेंट्स चूज कर लिए जाते हैं। अब 4 तो मॉनिटर नहीं बन सकते, बनाना हमें एक ही है, तो 4 में से मान लो एक मॉनिटर बन जाता है। तो ये पूरे चैप्टर में इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो एक मैंने मॉनिटर का एग्जांपल दिया है, ये मॉनिटर हमारे देश का गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार है। और जो प्रतिनिधि है यहाँ पे, यानी कि जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, ये जनता है जो अपने में से ही, यानी कि हम में से ही एक जो बेस्ट है, जिसके अंदर वो क्वालिटी है, वो कैपेसिटी है कि वो देश को हैंडल करे, उसका चुनाव करते हैं हम। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये तो आपको मैंने रफली बताया है, बट आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो जान लेते हैं हम कैसे करेंगे। चुनाव के बारे में समझ रहे थे हम, अब उसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यानी कि चुनाव कहाँ होंगे? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव वहीं पे होंगे जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। तो जनता क्या करती है? एक विधि द्वारा, यानी प्रोसेस द्वारा अपने प्रतिनिधि, यानी अपने प्रतिनिधि का मतलब है अपने में से ही किसी बेस्ट उम्मीदवार का चुनाव करती है, उसे ही चुनाव कहते हैं, यानी उससे ही चूज करती है, उसे पसंद करती है कि वो जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, जनता जो चाहती है उसको पूरा कर सके और जनता को एक उन्नति की राह में पहुंचाए। ये तो हो गया चुनाव। अब है प्रतिनिधि, यानी प्रतिनिधि क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके, मतलब जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में, संसद या विधानसभा में भेजती है, यानी जनता क्या करती है? प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो बेस्ट कैंडिडेट है उनको चुनती है और उनको कहाँ भेजा जाता है? संसद या विधानसभा में भेजती है, और उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। मतलब पूरे इसमें चुनाव प्रतिनिधि में जनता का रोल है, यानी कि जो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था देखते हैं उसमें जनता पावरफुल होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी ये अधिकारों का घोषणा पत्र है क्या? अधिकार यानी राइट्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है घोषणा पत्र? संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकार, जो हमें संविधान ने दिए हैं, जो कि क्या है? सुरक्षित है, संरक्षित है, की सूची होती है ये। इस अधिकार को क्या बोलते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिनमें अधिकार दिए गए हैं, जो अधिकार संरक्षित होते हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यक्तित्व स्वतंत्रता। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? यानी प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य, नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बताया गया है। उसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी बोला है कि किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस द्वारा क्या किया नहीं जा सकता, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। यानी मान लो अगर कोई सरकारी अधिकारी है किसी व्यक्ति को बिना अपराध के गिरफ्तार कर लेता है, बिना बताए उसको कि उसने क्या अपराध किया है, तो क्या होगा, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता क्योंकि हमें व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहले उससे बताना चाहिए कि उसने क्या अपराध किया है, तब जाके उसे गिरफ्तार किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। यानी इसमें कहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास ये राइट्स है कि वो अपना वकील करे, अपना पसंदीदा वकील करने का अधिकार है व्यक्तित्व के स्वतंत्रता के अधिकार में। नेक्स्ट है, पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। यानी पुलिस क्या करे, उसे क्या करे, ये आवश्यकता है पुलिस के लिए कि वो क्या करे, उस जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। मतलब ये बताया गया है कि उसको गिरफ्तार तो कर लिया उस व्यक्ति को, तो उससे पूछा जाएगा पुलिस से तो क्या रीज़न है इसको गिरफ्तार किया गया। अगर उनको लगता है कि ये उचित है तो उन्हें कैदी बनाया जाएगा, अगर उचित नहीं है, अनुचित है, तो उसे रिहा किया जाएगा। यह व्यक्तित्व के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, जो सीधा, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन यूनान नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होती थी। यानी इसमें बताया गया कि जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, वो जहाँ पे जनसंख्या कम हो, यानी पॉपुलेशन क्या हो, कम हो, वहाँ पे ये चुनाव होते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत जो लोग हैं वो एकत्रित होते हैं, जनता क्या करती है, इकट्ठा होती है और क्या करती है, हाथ उठाकर, मतलब कि हाथ उठाकर रोज़मर्रा के फैसले लेती है। यानी कि जो किस फैसले पर राज़ी होना है, किस पे नहीं होना, ये हाथ उठाकर फैसला करती है। सरकार चलाने में भाग लेते थे, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप देख ही रहे हैं कि जहाँ कम जनसंख्या होगी वहाँ पे ही ऐसे चुनाव हो पाएंगे, लेकिन अगर बड़ी जनसंख्या होगी तो वहाँ पे ऐसे चुनाव नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति की अपनी राय पूछी है, वो भी इकट्ठा होकर, हाथ उठाकर। तो अगर बड़ी जनसंख्या होगी तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से अपोजिट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, व्यवहारिक नहीं है। आप जैसे जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया कि अभी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो क्या होता है, वो कम जनसंख्या वाले एरिया में काम करता है, लेकिन अगर जनसंख्या बहुत सारी हो, अधिक हो, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम नहीं करेगा। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर
एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या वाले लोग रहते हैं वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर हाथ उठा के फैसले ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हुआ उसमें, इसलिए हमें प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। इसलिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, उसके लिए क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र होता है। छोटी छोटी जगह पे क्या है, निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, उसमें से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमें बेस्ट लगते हैं। फिर वो आगे जाके क्या होता है, वोटिंग होती है, उसके बाद जो बेस्ट होता है, बेस्ट प्रतिनिधि क्या होता है, उम्मीदवार, वो चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाती है। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो कि इंडिया में होता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव और लोकतंत्र, यानी चुनाव और लोकतंत्र के बारे में बोला है। चुनाव और लोकतंत्र, चुनाव और लोकतंत्र, चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि हम जानते हैं लोकतंत्र है जहाँ पे लोगों का शासन होता है, जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि चुनाव और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि चुनाव तो हो जाएंगे, चुनाव करा दिए, बट वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र रूप से हो, इसकी गारंटी कौन देगा, ये लोकतंत्र है। यानी अगर जनता चुनेगी तभी तो चुनाव होंगे ना उसमें। तो चुनाव और जो लोकतंत्र है वो एक सिक्के के दो पहलू है। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है, यानी लोकतंत्र जहाँ पे जनता का शासन है, और चुनाव जहाँ पे जनता ही चुनती है अपने प्रतिनिधि को, जिसे चुनाव कहते हैं। तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। यानी कि अगर चुनाव ही नहीं होगा, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वह चुनाव कैसे कर सकती है जनता। जहाँ पे चुनाव है तो लोकतंत्र नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, यानी कि दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं भारत में चुनावों का इतिहास, यानी कि भारत में चुनाव कब से स्टार्ट हुआ उसके बारे में उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। भारत में पहला चुनाव हुआ था सन 1951 से 1952 में। यानी कि भारत में जो पहला चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था, 1952 तक में हुआ था, और दूसरा चुनाव सन 1957 में हुआ था। अब भारत में चुनाव व्यवस्था, अब चुनाव व्यवस्था जान लेते हैं। भारत में भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम सूचीबद्ध कर रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव कैसे होंगे, किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, कौन चुनेगी अपने प्रतिनिधि, कैसे होगा, कैसे वोटिंग होगी, कैसे गिनती होगी, ये सब संविधान में उल्लेखित है, निहित है। विस्तृत नियम, कानून, संशोधन, परिवर्तन का काम कौन करता है, विधायिका को दे रखा है। विधायिका को दे रखा है कि वो कानून में संशोधन करेगी, परिवर्तन करेगी, ये विधायिका को दे रखा है ये काम। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन। अब जैसे कि चुनाव तो होते हैं, बट ऐसा आयोग भी होना चाहिए जो इनको हैंडल करे। तो क्या करता है ये, इसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है ये बताता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मत दे सकता है, और कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी, ये सब जो चीज़ें हैं, यानी कि कौन चुनाव में आ सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, चुनाव की देखरेख कैसे होगी, वोटिंग कैसे होगी, ये सब कौन करता है, ये करता है चुनाव आयोग। अब हम पढ़ते हैं चुनाव आयोग के बारे में और पढ़ते हैं हम डिटेल में। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्य चुनाव आयोग है। यानी भारत में क्या है, जिस चुनाव तो करा लिए, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसकी देखरेख करने के लिए भी कोई आयोग होना चाहिए। तो वो कौन है, चुनाव आयोग है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष, निष्पक्ष यानी कि किसी के एक पक्ष में ना हो, यानी एक पार्टी है ए और बी, ये ना हो कि चुनाव आयोग ए के पक्ष में है, तो ऐसा नहीं होता है। जो चुनाव आयोग होता है वो दोनों के पक्ष में होता है, यानी वो निष्पक्ष, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, यानी कि चुनने का अधिकार जनता को है, वो किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकती है।
जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसमें कौन होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी 3 बताए ना, यहाँ पे 3 सदस्य होते हैं। तो क्या बताया, चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो है राष्ट्रपति। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, वो थे सुकुमार सेन थे। देश के जो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है या 5 साल से पहले भी होता है। जो वर्तमान के क्या है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो श्री सुनील अरोड़ा है। तो ये थोड़े बेसिक नॉलेज हो गई, इसके बारे में पढ़ लेना है ताकि क्वेश्चन आए अगर एग्जाम में तो आंसर कर सके। जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आगे पढ़ते हैं। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, यानी सर्वाधिक से जान के लग रहा है कि जो जिसके पास ज्यादा वोट हो, सर्व यानी ज्यादा, सर्वाधिक यानी कि जिसके पास ज्यादा वोट हो, जीत की प्रणाली यानी उसकी जीत, तो वो पढ़ते हैं। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को भारत में अपनाया गया है, यानी कि जो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली कहाँ अपनाया गया है, भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो विजय होता है, पाने वाला विजय होता है, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही क्यों ना हो। यानी कि जीत का अंतर 1 वोट ही क्यों ना हो, जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वो ही जीतेगा। ये जो प्रणाली है वो कहाँ पे अपनाई जाती है, इंडिया में अपनाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई योग्यताएं, यानी विधानसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, ये नहीं कि कोई भी आके बैठ जाएगा सदस्य बनने के लिए विधानसभा के, तो वो होनी ज़रूरी है। तो ये संविधान में उसके बारे में उल्लेखित किया गया, तो वो क्या क्या है वो पढ़ते हैं। भारत का नागरिक हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो, वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। आयु क्या हो, यानी उसकी एज क्या हो, 25 ईयर्स हो। लाभ के पद पर काम ना करें, लाभ मतलब कि खुद के प्रॉफिट के लिए काम ना करें, यानी खुद की नीतियों या खुद के लिए काम ना करें, सबके लिए काम करें, जनता की भलाई के लिए काम करें। पागल या दिवालिया ना हो, पागल मतलब मेंटली डिस्टर्ब ना हो, पागल ना हो, वो जो निर्णय लेना है देश की भलाई के लिए वो ले सके उसके लिए सक्षम हो। आपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता ना हो, यानी कि आपराधिक यानी क्रिमिनल ना हो, कि उसने कोई क्राइम ना किया हो, पहले उसने क्राइम ना किया अपनी हिस्ट्री में, पहले उसने क्राइम ना किया, ये नहीं हो कि वो बहुत बड़ा अपराधी है और वो चुनाव लड़ने आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, या सजा याफ्ता यानी कि सजा काटा हुआ ना हो, यानी कैदी ना हो। उसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व, यानी कि लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। चुनाव और लोकतंत्र भी क्या है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज विश्व में 100 से अधिक देशों में क्या अपनाया गया है, लोकतंत्र अपनाया गया है, जहाँ क्या करते हैं जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्र है, उसमें से जो प्रतिनिधि होते हैं जनता अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुनती है, फिर आगे जाके क्या होते हैं वोटिंग्स होते हैं, जो बेस्ट होता है वो जीत जाता है और सरकार बनती है उसकी। तो ये लोकतंत्र में चुनाव का यही महत्व है। चुनाव प्रक्रिया, अब चुनाव और लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिया, मैं उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो ही पढ़ते हैं। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना। चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है, तो जो चुनाव में क्या कर रहे हैं, जो कैंडिडेट है उसकी क्या होगी, सूचना जारी होगी। चुनावों की तिथि कि चुनाव कब होंगे, उसकी डेट, आवेदन करना, नाम वापस लेने की डेट, मतलब कि किसने जिसको करना है चुनाव में भाग लेना है उसके लिए आवेदन करेगा, जिसको नाम वापस लेना है उसकी डेट। चुनाव प्रचार की मतगणना कराना,
यानी चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है, चुनाव प्रचार की मतगणना कराना, तो चुनाव परिणाम घोषित करना, ये चुनाव प्रक्रिया में आता है कि अगर चुनाव हो गए तो क्या होगा, उसकी क्या करना है, वोटिंग, जो वोट डाले हैं उसको गिनना भी है। चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना, ये सब आ गई चुनाव प्रक्रिया में। तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष कराना, यानी कि जो डेट दे रखी है उस पर क्या कराना, स्वतंत्र होना और निष्पक्ष, यानी किसके पक्ष में ना हो चुनाव, ऐसा चुनाव कराना। ये चुनाव की प्रक्रियाएं होती है कि पहले एक डेट जारी होती है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, जो प्रतिनिधि चुनाव में मतलब जाते हैं कि हम लड़े वहाँ पे चुनाव में, और उनकी क्या होती है, प्रचार करते हैं, वोटिंग करना, ये सब चुनाव आयोग क्या करता है, फिर निगरानी करता है, फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है। ये सब आती है चुनाव प्रक्रिया में। स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसको लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में जानते हैं। ये प्रणाली है क्या, समान अनुपातिक, यानी कि जो समान अनुपात में हो ऐसी प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है। यानी कि क्या करती है, जो पार्टीज है वो जो अपने प्रत्याशी है, यानी कि जिन जिनको भाग लेना है उनमें से प्रत्याशियों की क्या करती है, सूची जारी करती है कि हाँ भाई ये कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ेंगे, और अपने उतने ही प्रत्याशी की उस प्राथमिक सूची से चुन लेती है। यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे वो चुन लेती है कि पहले नंबर पे कौन सा कैंडिडेट आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा, ये बोलती है पार्टी। जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, सीटों का कोटा दिया जाता है, यानी कंडीशन दी जाती है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। यानी कि ये क्या है, चुनावों की प्रणाली है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लेना है। इसके बारे में हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। मान लो ए पार्टी है, ए पार्टी है, बी पार्टी है और अदर है। ये हो गए पार्टीज हो गए। अब इसमें से हर पार्टी को बोला जाता है कि अपने प्रत्याशी को खड़ा करो, यानी कि जिसको आप चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं। यानी ए पार्टी ने खड़ा कर दिया 4 प्रत्याशी अपने, 1 2 3 और 4। ये खड़ा कर दिया। बी पार्टी ने भी 1 2 3 4 और अदर ने भी 1 2 3 4। इन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिया। वोटिंग हो गई। अब मान लो ए पार्टी को कितने वोट मिले, 40, और बी पार्टी को कितने मिले, 50, और अदर को मिले 10। जो टोटल जनसंख्या है, हम छोटे स्तर पर देखेंगे इस प्रोसीजर को समझेंगे। यानी कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन है 100, और 100 ने वोटिंग कर दी है। ठीक है। अब इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में हम मेथड का यूज करते हैं। मेथड कैसे होता है वो जानते हैं। ये होता है कुल मतदान। कुल मतदान अपॉन में कुल विजयी उम्मीदवार की संख्या, उम्मीदवार की संख्या लिख लेना, +1 ब्रैकेट ये क्लोज और +1। यानी कि हम ये इसका प्रोसीजर होता है। अब इसको कैसे करते हैं, मान लो कि कुल मतदान कितने, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, 100 है।
यानी कि 100 है कुल जनसंख्या, और कुल विजयी उम्मीदवार यानी कि कितने प्रत्याशी को खड़ा कराए, 4 प्रत्याशी को खड़ा किया है प्रत्यक्ष पार्टी ने, +1 और +1 बाहर का। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 + 1 हो गया, 4 + 1 हो गया 5, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, 20 आ गया, +1 बच गया, यानी 20 + 1 21 हो गया, ये 21 हो गया। यानी कि अगर सीटें जीतनी हैं, अगर एक सीटें जीतनी हैं प्रत्याशी को, तो कम से कम 21 वोट्स तो लाने ही लाने हैं उनको। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले टेबल बनाई, उसमें क्या था, टेबल फिर से बना लेंगे हम। जो ए पार्टी थी उसको कितनी वोट मिले थे, ए पार्टी को कितने वोट मिले थे, ए पार्टी को मिले थे 40, और बी को 50 और अदर को 10, यानी कि 21 वोट मिलने पर एक सीट मिलेगी, एक सीट मिलेगी 21 वोट पर। तो इसमें देखेंगे 40 है यहाँ पे, तो 21 और 22 हो गया, 42 हो गया, यानी कि इसको एक सीट मिलेगी। वे 50 है, यानी कि इसको 2 सीट मिलेगी, और जो अदर है यानी कि वो उसको 21 वोट नहीं मिले, यानी कि जो कोटा रखा गया है 21 वोट का, वो उसको नहीं मिला है, तो इसको हटा दिया जाएगा। अब जैसे जिस हिसाब से उनको सीटें मिली है उनको चुना जाएगा। तो ये ऐसी प्रणाली होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार क्या है। इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है जहाँ से प्रतिनिधि को चुनना है, और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में उसको सीट दी जाती है। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि बहु सदस्य चुनाव निर्वाचन क्षेत्र कहाँ होता है, ये दूसरा प्रकार है अर्जेंटा में, पुर्तगाल में होता है ये, जहाँ पे पूरे देश को बहु सदस्य चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों अपनाई गई, मतलब क्या रीज़न है कि सर्वाधिक वोट ही अपनाया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। यह प्रणाली सरल है। आप जैसे जानते हैं कि जो जीतेगा ज़्यादा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा चुनाव में, तो ये प्रणाली क्या है, सरल है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो पार्टी ए है, बी है और अदर है, और चुनाव में ए को 50 वोट्स मिले, 40 और 10, यानी किसकी वोट ज़्यादा है, यानी ए की ज़्यादा है वोट, तो हमने देखते ही बता दिया कि हाँ ए जीतेगा। तो ये इजी प्रणाली है। ठीक है, ये प्रणाली क्या है, सरल है, इजी है। तो इसमें क्या होता है, जो मतदाताओं के लिए जिसे राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है, मतलब कि जो शिक्षित नहीं है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या होगा राजनीति में, चुनाव में कैसे करना है, तो ये प्रणाली उसके लिए ईजी है, इसलिए इंडिया ने इसको अपनाया है। नेक्स्ट है, चुनावों के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है, यानी कि चुनावों के समय मतदाताओं के पास विकल्प होता है कि हमें किसको वोट देना है, यानी कौन कौन किस उम्मीदवार को वोट देना है, तो ये बताता है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास, जैसे कि हमने समानुपातिक प्रणाली में देखा, उसमें क्या बोला कि बड़े क्षेत्र से चुनाव होता है, निर्वाचन क्षेत्र पूरा देश भी हो सकता है, तो हमें आइडिया नहीं है कि कौन चुनाव में खड़ा हो रहा है, लेकिन हमें क्या होता है, चुनाव के जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में हमें नॉलेज होती है। तो चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है, यानी कि हमें
पार्टी को नहीं देखा जाता है इंडिया में, क्या देखा जाता है? उम्मीदवार। यानी कि जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कैपेसिटी है कि वो पूरा देश चलाए और वो ऐसे फैसले ले जो जनता के हित में हो। तो ये पता होता है हमको, जिसको वह व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यानी कि हमें पता होता है कि कौन चुनाव में खड़ा हो रहा है, हमें पता होता है कि वो कैसा व्यक्ति है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी, कितनी नॉलेज है, उसके बारे में हमें पता होता है, क्योंकि छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होना होता है तो हमें ये नॉलेज होती है। लेकिन समानुपातिक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है इसकी। आगे बढ़ते हैं। आगे है निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण। निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या करें? आरक्षण दिया जाए। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरंभिक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। यानी कि भारत में कहा गया है कि सबको क्या हो? समान प्रतिनिधित्व मिले, नहीं सबको समान मौका मिले। यानी कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो किसी वजह से नहीं आ पाते, चुनावों में खड़े नहीं हो पाते, तो उनको भी समान अवसर मिलने चाहिए। इसलिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान रखा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा। यानी आरक्षण रख दिया गया है कि हाँ इतना आरक्षण है अल्पसंख्यकों के लिए, और लेकिन क्या होगा? समुदाय सामाजिक वर्ग वोट डालेंगे, लेकिन जिसके लिए वोटिंग हो रही है वो उसी समुदाय का हो, अन्य समुदायों का ना हो। आरक्षण का मतलब भी यही होता है। फिर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। सार्वभौमिक यानी सभी को, वयस्क मताधिकार सभी को, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है इसकी डेफिनेशन जानते हैं? किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिक को मत देने का अधिकार है। मतलब इसमें बोला है कि जैसे कि इंडिया है, उसमें डाइवर्सिटी कितनी है, अलग अलग धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं और अलग अलग क्षेत्र, तो उसके हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष है या 18 वर्ष से ऊपर का है तो उस नागरिक को मत यानी वोट डालने का अधिकार है। तो ये कौन बताता है? ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बताता है। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भारत में ये जो अधिकार है वो प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। इसको स्क्रीनशॉट लेने वो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव सुधार यानी सुधार के बारे में पढ़ते हैं। चुनाव सुधार अनेक कमियों सीमाएं होती हैं। चुनाव सुधार उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। सुधार की बात करते हैं तो क्या करते हैं? हम कमियों को देखते हैं कि क्या कमियां हैं कि उसे सुधारा जाए, और उसकी सीमाओं को देखते हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। यानी कि चुनाव होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो चुनाव होए लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो क्या होए? स्वतंत्र होए और निष्पक्ष हो। यानी कि सब लोग स्वतंत्र हो। ये नहीं हो कि उनको धमकाया जा रहा है कि आपको इस पार्टी को वोट ही देना है, इसी को जिताना है, या उनको रिश्वत दे कि भाई यही जीतेगा, उसकी की सरकार बनेगी। तो ऐसा ना हो, उसकी सरकार बनेगी, उसको रिश्वत दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और निष्पक्ष यानी कि बहुत निष्पक्ष होना चाहिए, यानी किसी एक व्यक्ति के हक में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अमीर व्यक्ति लड़ रहा है चुनाव तो लोग अमीर को वोट डाले, गरीब लड़ रहा है तो उसको वोट ना डाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अब जिसे चुनाव सुधार कहते हैं, यानी कि चुनाव प्रणाली में कमियां निकालना, यानी क्या कमियां हैं वो निकालना, और उसकी सीमाएं यानी लिमिटेशन तय करना, यही हमारी चुनाव सुधार है। जैसे इंडिया, भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। जैसे कि इसकी सीमा क्या है? चुनाव में सीमा क्या है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के, जो क्रिमिनल्स है, जिन्होंने अपराध कर रखा है, अगर वो ऐसे लोग चुनाव में उतर जाएंगे तो क्या होगा? वो देश को बर्बाद कर देंगे। और क्या करेंगे?
अच्छे कानून बनाने की जगह ऐसे कानून बनाएंगे जो जनता के हित में ना हो। तो इसलिए बोल रखा है कि जो भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसे चुनाव लड़ने की मनाही है, या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता यानी कि एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेटिव होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है वो आगे चुनावों में वो कैसे फैसले लेगा जनता के हित के बारे में, जिसको कोई समझ नहीं है कि कैसे समझाना है, कैसे समझना है, कैसे कानून लागू करना है। तो ये सब निर्धारित करना, यही हमारा चुनाव सुधार है। जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रणाली की विशेषताएं, यानी चुनाव तो हमने कर लिया, अब इसकी विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है, यानी जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वो जीतेगा, जिसके पास कम वोट होंगे वो हारेगा। ये भारत में ये प्रणाली अपनाई गई है। तो इसकी विशेषता है, यानी भारत में जो चुनाव होते हैं वो सर्वाधिक मतों से होते हैं, इस प्रणाली से होते हैं, सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली से होते हैं, जो कि क्या है, इसकी एक विशेषता है। ये सरल है, ये इजी है, यानी कि जो व्यक्ति अशिक्षित है, जिसको नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल के बारे में, राजनीति के बारे में, तो उसको ये इजी लगता है। यानी कि अगर उसे पार्टी दिख रही है ABC और उसको दिखता है कि एक को 50 वोट मिले, एक को 40 मिले, एक को 10 मिले, तो वो चुनेगा कि 50 वाला वोट है वो जीत गया है। तो ये कोई भी देख सकता है। उसके लिए जो शिक्षित व्यक्ति है प्लस अशिक्षित, दोनों व्यक्ति के लिए क्या है, सरल है। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इससे मतलब ये है कि जो जनता ही क्या करती है, चुनती है उन प्रतिनिधि को जो उन्हें बेस्ट लगते हैं, जो योग्य होते हैं, तो उनको चुनती है। तो जनता क्या होती है, प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी प्रतिनिधि, जब जनता प्रतिनिधि को चुनती है तो प्रतिनिधि ऐसे कानून और नियम बनाए जो जनता की भलाई के लिए हो। मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, यानी कि यहाँ पे मतदाता और प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संबंध रहता है, क्योंकि मतदाता ने क्या करा है, प्रतिनिधि को चुनाव किया है और वो आगे जाके सरकार बना दिया। अगर मतदाताओं को लगता है कि वो सरकार ढंग से नहीं चला रही है तो 5 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं भारत में, तो क्या कर सकती है, वो उस पार्टी को हरा सकती है और अन्य पार्टी को जिता सकती है। तो ये क्या है, चुनाव प्रणाली की विशेषता है। और पढ़ते हैं, यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रणाली किस पर आधारित है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, यानी कि क्षेत्र में क्या होते हैं, निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, क्योंकि भारत में तो छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्र तय करे हुए हैं, उसमें चुनाव प्रतिनिधि को चुनाव करती है जनता। तो ये लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित है, यानी लोकतंत्रीय यानी जनता द्वारा अपने मन पसंदीदा है, जो बेस्ट है, जो पसंदीदा है, जो बेस्ट है, उसको चुनती है। इसमें खर्च कम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें खर्च कम होता है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको अनुपात के हिसाब से देखा जाएगा, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं होती है। इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है, यानी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको ये नॉलेज होती है कि जो ज़्यादा वोट मिलेगा जिसको वो चुनाव में जीतेगी। तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय एकता में वोट मिलता है, वोटिंग होगी, तो चाहे अमीर हो गरीब हो सब जाके चुनाव में क्या करते हैं, वोट डालते हैं, समान रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो ये प्रणाली की यही विशेषता है। अब है चुनाव प्रणाली के दोष, यानी जब किसी की गुण होते हैं, यानी किसी के अंदर अच्छी क्वालिटी है तो उसके अंदर कुछ बुरी भी होगी, तो इसकी दोष को भी देखते हैं। धन का अधिक व्यय,
धन का अधिक व्यय से मतलब है जैसे कि आप जानते हैं कि अगर उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में तो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, तो क्या होता है इससे क्या होता है, धन का खर्च होता है। वोटों का खरीदा जाना भी होता है, यानी किसी को रिश्वत दी जाती है कि आपको इतने पैसे दिए जाते हैं तो आप हमें वोट देना, तो ये लालच दिया जाता है। यही ऐसे दिया जा सकता है कि आपके बच्चों की शिक्षा का बोझ हम उठा लेंगे तो आप हमें वोट दीजिए, तो ऐसा भी होता है इसमें। सांप्रदायिक हिंसा, यानी धर्म के आधार पर हिंसा भी कराई जाती है, और जाति धर्म के नाम पर वोट, और ये ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो धर्म के नाम पे लड़वाते हैं कि मुस्लिम लोगों को बोलेंगे कि हिंदू आपके साथ ऐसा करेंगे, भेदभाव करेंगे अगर वो जीत जाएंगे, तो ये होता है कि जाति धर्म के नाम पर भी वोट मांगे जाते हैं। ये चुनाव प्रणाली के दोष है। अपराधियों का प्रवेश यानी कि अपराधी को भी प्रवेश, मतलब जो अमीर है जिसके पास ज़्यादा पावर है, अपराधी भी उसको प्रवेश हो जाता है। लोग उसमें क्या कर नहीं पाते, उसका विरोध नहीं कर पाते। तो चुनाव प्रणाली की ये दोष है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।